चले बच्चा, क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मोडायनेमिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज करेंगे। 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड मेजोरिटी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका थियरी के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज a geyser heats water flowing at the rate of per minute from 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। तो गीजर पानी गर्म कर रहा है, कितना गर्म कर रहा है? 27 डिग्री से 77 डिग्री कर रहा है। कितने टाइम में कितना पानी गर्म कर रहा है वो देखो, तो वो 3 लीटर पानी गर्म कर रहा है पर मिनट। हर एक मिनट में 3 लीटर पानी गर्म कर रहा है वो। इफ द गीजर ऑपरेट्स ऑन अ गैस बर्नर, आपको बताना है व्हाट इज द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूल। फ्यूल का रेट ऑफ कंजम्पशन क्या होगा, मतलब हर एक सेकंड में या हर एक मिनट में कितना फ्यूल बर्न हो रहा होगा इतने पानी को गर्म करने के लिए। इफ द हीट ऑफ कंबशन इज 4 into 10 power 4 जूल पर केजी। तो पहले ये फाइंड करते हैं कि अपने को टोटल कितना हीट चाहिए अगर पानी को गर्म करना है। तो सो वी राइट हियर टोटल हीट रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर। टोटल हीट रिक्वायर, ध्यान यहां पे, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम, कितना गर्म करना है आपको? 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। क्या चेंज हो रहा है? टेम्परेचर। और जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो हीट का फॉर्मूला क्या आता है? mc डेल्टा टी। आपको पर मिनट दिया हुआ है तो हम यहां पे फाइंड करेंगे Q बाई टी, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है तो क्या फॉर्मूला रखेंगे यहाँ पे? mc डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम। और आपको क्या दिया? आपको दिया है 3 लीटर पर मिनट। 3 लीटर पर मिनट। अब पानी का डेंसिटी क्या होता है? क्या होता है पानी का डेंसिटी? 1 ग्राम पर लीटर, राइट? 1 ग्राम पर ml, दैट मीन्स 1 ml इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 3000 ml इज इक्वल टू 3000 ग्राम। तो 3 लीटर इज 3000 ml एंड वी कैन टेक 3000 ml इज 3000 ग्राम इनटू व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये आपको पता होना चाहिए। पानी का स्पेसिफिक हीट क्या होता है? 4.184। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 77 माइनस 27। कितने टाइम में हुआ? 60 मिनट में। पर मिनट दिया है आपको, तो मैं यहां पे लिख भी सकता हूं बाजू में कि पानी दिया अपने को 3 लीटर, दैट इज इक्वल टू 3 kg, दैट इज इक्वल टू 3000 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, ये पानी का जो स्पेसिफिक हीट है ना, सी का वैल्यू, ये 4.184 क्या होता है? जूल पर ग्राम होता है। पानी का जो स्पेसिफिक हीट है सी, ये होता है 4.184 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसलिए मैंने मास रखा है पर ग्राम में। चलो कितना हीट लगा बताइए इसको सॉल्व करने पे? कितना आया? 10.460 ऐसा आंसर आ रहा है। ये क्या है आपका आंसर? जूल पर सेकंड। इतना आपको हीट चाहिए। अगर पानी को आपको गर्म करना है तो आपको इतना हीट चाहिए। अब ये हीट कौन सप्लाई कर रहा है? फ्यूल सप्लाई कर रहा है। ये हीट कौन सप्लाई कर रहा है? फ्यूल सप्लाई कर रहा है ना। और फ्यूल का आपको हीट ऑफ कंबशन दे दिया है 4 into 10 power 4 जूल पर ग्राम। मतलब जब 1 ग्राम फ्यूल बर्न होगा तो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा ये? 4 into 10 power 4 जूल। सो वी राइट हियर फ्यूल burn and produce this heat. Produce this heat. Fuel burn and fuel produce this heat. Right? तो मुझे फ्यूल का बर्निंग का हीट दिया जूल पर ग्राम। तो अगर m ग्राम फ्यूल बर्न हुआ तो टोटल कितनी हीट मिलेगी? तो 1 ग्राम से कितना मिल रहा है? 4 into 10 power 4 आगे ना। और आई कैन राइट लाइक दिस, दैट्स द टोटल, और यू कैन राइट द मास ऑफ फ्यूल रिक्वायर पर सेकंड। mass of fuel require per second। तो आपको 1 सेकंड में टोटल कितना हीट चाहिए? 10 into 10 4 10460 जूल। आपको इतना हीट चाहिए पर सेकंड, चाहिए कि नहीं? राइट। और फ्यूल बर्न होकर कितना हीट प्रोड्यूस कर रहा है? 4 into 10 power 4। तो क्या करेंगे? इसको नीचे डिवाइड करेंगे 4 into 10 power 4 को। तो ये मुझे क्या मिल गया? ये मुझे मिल गया जूल पर सेकंड। क्या मिल गया मुझे सर? ग्राम पर सेकंड।
देखो ये 10460 क्या है, जूल पर सेकंड। देखो ध्यान से यूनिट देखो, ये जूल पर सेकंड, और ये फ्यूल का बर्निंग रेट क्या है, जूल पर ग्राम। क्या है ये, जूल पर ग्राम। जूल कैंसिल, ग्राम ऊपर सेकंड नीचे। कितना आंसर है इसको सॉल्व करना बताओ। हाँ 2615, दैट इज 0.2615। क्या आएगा, ग्राम पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में इतना फ्यूल बर्न होना चाहिए, तब जाके ये गीजर जो है वो आपको जितना पानी चाहिए उतने पानी को ये गर्म कर पाएगा इन अ गिवन टाइम। तो वापस एक बार देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन, क्योंकि पानी गर्म करना है, पानी का टेम्परेचर रेज करना है। पानी का टेम्परेचर रेज करने के लिए आपको हीट चाहिए एमसी डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट पानी का फिक्स है 4.184। टेम्परेचर करना है 27 से 77, 40 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है आपको। और आपको 3 लीटर पानी गर्म करना है 1 मिनट में। 3 लीटर मतलब 3 केजी, 3 केजी मतलब 3000 ग्राम। तो आपको 3000 ग्राम पानी गर्म करना है पर मिनट, मतलब 60 सेकंड में। तो आपको हर एक सेकंड में कितना हीट चाहिए, 10460 जूल आपको हीट चाहिए हर एक सेकंड में। अब ये हीट कौन सप्लाई करेगा, फ्यूल सप्लाई करेगा। तो फ्यूल में से कितना हीट निकल रहा है पर ग्राम, 4 इंटू 10 पावर 4। तो टोटल जो हीट का रिक्वायरमेंट है अपना, डिवाइड बाय फ्यूल का जो बर्निंग का हीट है उसको डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना बनेगा, 0.2615 ग्राम पर सेकंड। सही है, समझ आया क्वेश्चन, समझ आया क्वेश्चन। अगला सवाल देखते चलो। क्या कहा है देखिए, व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड टू 2 इंटू 10 पावर-2 kg ऑफ नाइट्रोजन। तो मुझे नाइट्रोजन का मास दिया है, कितना मास दिया नाइट्रोजन का। सो मुझे नाइट्रोजन का मास दिया है 2 इंटू 10 पावर-2 kg, क्या राइट, 20 ग्राम नाइट्रोजन, क्या राइट, क्या राइट, 2 इंटू 10 पावर-2 इज 20 ग्राम नाइट्रोजन दिया है। इट इज अ रूम टेम्परेचर। नाउ यू वांट टू रेज द टेम्परेचर बाय 45 डिग्री। आपको रूम टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर बढ़ाना है, और 45 डिग्री आपको टेम्परेचर बढ़ाना है। तो आपको टेम्परेचर रेज करना है, डेल्टा टी इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर आपको हीट सप्लाई करनी है। आपको बताना है व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड, हीट कितना चाहिए आपको, राइट। अब एक्चुअली इसका फॉर्मूला जो वो अगले चैप्टर में है। अब अपने को पता है कि जब प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने कौन सा स्पेसिफिक हीट या मोलर हीट कैपेसिटी यूज करते हैं, सीपी। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो हम क्या यूज करते हैं, सीपी यूज करते हैं, राइट। व्हाट इज सीपी, सीपी इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हमने लिखा हुआ है ना। सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये सीपी सीवी का फॉर्मूला आपको अगले चैप्टर में आता है, और सीपी का फॉर्मूला होता है, वाज दैट 1 प्लस, एक मिनट यार, 1+2/f/r, fr/2, एक मिनट गलत कर दिया मैंने, सॉरी, fr/2 प्लस आर। ये अगले चैप्टर के फॉर्मूला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के। सीपी का फॉर्मूला आएगा सीवी प्लस आर, एंड सीवी होता है fr/2। You have the relation Cp minus Cv equal to R, तो Cp क्या हो जाएगा, Cv प्लस R। एंड नेक्स्ट चैप्टर में आप सीखेंगे कि किसी भी गैस का मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है fr/2, जहां पे f को कहा जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, f को कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, और नाइट्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का वैल्यू 5 होता है। ये सारी चीजें अगले चैप्टर में डिटेल में आएगा, अभी के लिए याद रखेंगे। नाइट्रोजन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 5 है। तो यू गेट द वैल्यू ऑफ Cv इक्वल टू कितना हो जाएगा, f का वैल्यू रख दो 5, r/2 प्लस r। तो Cv होने वाला है आपका 7r/2, Cp सॉरी, Cp कितना होने वाला है 7r/2। अब हीट कितना देना पड़ेगा, सो वी हैव द फॉर्मूला ऑफ हीट। चलो हीट क्या होता है, Q इक्वल टू mc डेल्टा टी, रॉन्ग, आई कैन राइट mc डेल्टा टी, बिकॉज अगर मैंने मास लिया तो ये स्पेसिफिक हीट आएगा। अपने पास कौन सा हीट है, मोलर हीट है, तो मोलर हीट है तो यहां पे क्या आएगा, मोल आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, मोल। और ये स्पेसिफिक हीट की जगह क्या आएगा, मोलर हीट आएगा। कौन सा मोलर हीट, सीवी, सीवी नहीं सीपी सॉरी, क्योंकि आपने प्रेशर कैसा रखा है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका मोलर हीट कौन सा आएगा, सीपी आएगा। ये रहा सीपी का फॉर्मूला 7r/2। तो हाउ कैन आई फाइंड द मोल, मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। सीपी कितना आया है 7r/2,
टेम्परेचर कितना रेज करना है आपको 45, गिवन मास कितना है 20, ठीक है। नाइट्रोजन का मोलर मास क्या होता है 28, आर का वैल्यू कितना लेना है 8.3 इंटू 45। चलो सॉल्व करो, कितना हीट लगा आपको बताओ, क्यूपी कितना आ रहा है, फटाफट सॉल्व करो, कितना आ रहा है क्यूपी का वैल्यू 20 इंटू 7 इंटू 8.3 90 933.74 जूल। इट इज 9 है 933.75 जूल। वापस देख लिया एक बार इसको। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मेन जो पॉइंट है बच्चों वो यही है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट लगता है गैस के लिए दैट इज म्यू सीपी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कितना लगता है म्यू सीपी डेल्टा टी। म्यू इज मोल, मोल इज गिवन मास बाय मोलर मास। अब गैस के लिए सीपी का फॉर्मूला अभी के लिए हम याद रखेंगे, सीपी कितना होता है गैस का 7R/2। अगले चैप्टर में आप सीखते होगे फॉर्मूला कहां से आया। एज ऑफ नाउ रिमेंबर सीपी इज इक्वल टू 7R/2 एंड टेम्परेचर कितना चेंज करना है 45। पुट ऑल द वैल्यू एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सर्टेन थियरी क्वेश्चंस, लॉट ऑफ थियरी क्वेश्चंस, ठीक है। चलो क्या कहा है आपको, सीधे क्वेश्चन एवरीवन क्विकली। सो में ऐसा कहा है कि two bodies are at different temperature T1 and T2 if they are brought in contact, right, they do not necessarily settle to the mean temperature T1 plus T2/2। अगर मान लो एक बॉडी का टेम्परेचर 30 है दूसरे का 70 है, दोनों को आपने कांटेक्ट में लाया, तो जरूरी नहीं है कि मेन टेम्परेचर 30 और 70 का एवरेज 50 हो, क्योंकि मेन टेम्परेचर कितना होगा ये खाली बॉडी के टेम्परेचर पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि दोनों बॉडी का हीट कैपेसिटी कितना है। अगर दोनों बॉडी का हीट कैपेसिटी सेम होगा तो फिर आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा मीन टेम्परेचर हो जाएगा। और अगर दोनों बॉडी का हीट कैपेसिटी अलग अलग है तो फिर मीन टेम्परेचर होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि जो मीन टेम्परेचर होगा, मीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी also depends on mean temperature of body also depends on heat capacity. What is heat capacity? Capital C. What is capital C? M into small c, right, of both the body. तो अगर दोनों बॉडी का हीट कैपेसिटी अलग अलग है तो मीन टेम्परेचर भी अलग अलग होने वाला है, राइट। तो इतना वर्ड आना चाहिए दैट मीन टेम्परेचर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखते हैं, द कूलेंट इन अ केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट, जो कूलेंट यूज होता है न्यूक्लियर प्लांट में, इट शुड हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने वाली है। अगर कूलेंट का स्पेसिफिक हीट ज्यादा नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे थोड़ा सा भी हीट आएगा तो कूलेंट एकदम गर्म होकर इवोपरेट हो जाएगा। अपने को कूलेंट ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब भी करे और उसका टेम्परेचर भी ज्यादा चेंज ना हो, जैसे कि पानी। पानी बहुत सारा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट मच रेज इन टेम्परेचर। अगर स्पेसिफिक हीट लो होगा तो थोड़ा ही हीट मिलते ही वो एकदम गर्म हो जाएगा, तो कूलेंट का काम कैसे करेगा फिर। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि coolant has to absorb, coolant has to absorb large quantity of heat, large quantity of heat without much raise in temperature, without much raise in temperature, hence it must have high specific heat, hence it must have high specific heat. नेक्स्ट, चलो अगले दो क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कहा है कि एयर प्रेशर इन अ कार टायर इंक्रीजेस ड्यूरिंग ड्राइविंग। ऐसा क्यों, ड्राइविंग करते वक्त कार टायर क्यों बढ़ जाता है। ड्राइविंग करते वक्त अगर आप मान लो कि कार में आपने एकदम फुल हवा भरा ली तो पूरे चांसेस है कि टायर फट जाए। क्यों, क्योंकि ड्राइविंग करते वक्त और प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, ड्राइविंग करते वक्त प्रेशर कैसे बढ़ेगा,
ड्राइविंग करते वक्त प्रेशर और बढ़ जाएगा। क्यों क्यों? द रीजन इज, जब ड्राइविंग करेंगे तो टायर के अंदर जो भी एयर है वो एयर साथ में रोटेट करेगी, मतलब एयर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एयर की तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर एयर का टेम्परेचर बढ़ा तो उसका प्रेशर भी बढ़ जाता है, बिकॉज टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो वी राइट हियर, ड्यू टू रेज इन काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू रेज इन kinetic energy of air, due to raise in kinetic energy of the air inside the tire, temperature of air increase, temperature of air increase, and as temperature is directly proportional to pressure, pressure also increase, pressure also increase। चलो नेक्स्ट क्या कहा है, द क्लाइमेट ऑफ अ हार्बर टाउन, हार्बर टाउन मतलब अपना सूरत, हार्बर टाउन मतलब ऐसा टाउन जो समुद्र के पास में है, उधर का जो क्लाइमेट होता है ना वो ज्यादा टेम्परेट होता है। टेम्परेट मतलब ना ही बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है ना ही बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कंपेयर टू द टाउन इन अ डिजर्ट एज अ सेम लैटिट्यूड। अब दिल्ली को देख लो, दिल्ली में गर्मी भी बहुत पड़ती है, ठंडी भी बहुत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो समुद्र से बहुत ही दूर है। अब होगा क्या, जो भी टाउन समुद्र के पास में है ना उसके एयर में मॉइस्चर कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, होगा ना, ऑब्वियसली होगा, ये समुद्र के पास वाली एयर है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। एंड मॉइस्चर मतलब वाटर वेपर। अभी आपने देखा वाटर वेपर का स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, मतलब वाटर वेपर बहुत ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब एंड रिलीज कर सकता है विदाउट मच चेंज इन टेम्परेचर। तो जब गर्मियों के टाइम पे बहुत ज्यादा रेडिएशन आ रहा होगा ना तो ये वाटर वेपर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और ज्यादा टेम्परेचर को रेज नहीं होने देगा, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट बहुत ही ज्यादा है। सिमिलरली ठंडियों के टाइम पे भी जब हीट लॉस भी होगा तो इतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है। तो इसका सिंपल रीजन है, इन एटमॉस्फेयर ऑफ हार्बर टाउन, इन एटमॉस्फेयर ऑफ हार्बर टाउन water vapor is more, which has high specific heat, which has high specific heat। चलो इससे क्या हो जाएगा, ड्यू टू इट टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेचर ऑफ क्लाइमेट is maintained in specific range। ना ही टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा ना ही टेम्परेचर बहुत ही घट जाएगा, वाटर वेपर एडजस्टमेंट कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट देखे अगला सवाल। अब वापस न्यूमेरिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। चलो क्या कहा है देखो, रीड द क्वेश्चन क्विकली। अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन, सिलेंडर है, पिस्टन है which can be moved, we have 3 moles of hydrogen gas at standard temperature and pressure। now what we have done, the walls of cylinder are made heat insulator, कोई भी हीट अंदर बाहर जाने वाला नहीं है, and the piston is insulated by having a pile of sand on it। मतलब पूरी तरह से सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है, कहीं से भी कोई भी हीट लीक होने के चांसेस नहीं है। वॉल इंसुलेटेड है और पिस्टन के ऊपर अपने एक सैंड का बैग रख दिया तो वहां से भी हीट बाहर जाने वाला नहीं है। करना क्या है, by what factor does the pressure of the gas increased if the gas is compressed to half of the original volume। अगर गैस को हमने हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम कंप्रेस किया, then what will be the change in the pressure, प्रेशर में कितना चेंज आएगा ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, तो फॉर द गैसेस क्या रूल है गैस के लिए, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लिखा था ये आप मैंने, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमने वॉल्यूम क्या कर दिया, वॉल्यूम इज मेड हाफ, तो अगर वॉल्यूम को हमने हाफ कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो एज द वॉल्यूम इज मेड हाफ, एज वॉल्यूम इज compressed to half, pressure become
डबल, प्रेशर बिकम डबल, प्रेशर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले प्रेशर क्या था, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 बार, तो अब प्रेशर डबल होगी, कितना हो जाएगा 2 बार, विच इज इक्वल टू 2 बार। तो इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। एक सेकंड ना, मे बी वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। पीछे क्या आंसर दिया है, क्या आंसर दिया है पीछे, 2.64 ना, मेरे को लगा कुछ गलत हुआ है इसके अंदर, अपराध हुआ है, अपराध, अपराध हुआ है। ये पी पी प्रोपोर्शनल टू 1/v कब आता है, व्हेन द टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब ये प्रोसेस कैसा दिया है, एडियाबेटिक दिया है, कैसा प्रोसेस है ये, एडियाबेटिक है। कैसा पता चला, हर तरफ से आपने इंसुलेट करके रखा है, आजू बाजू भी इंसुलेशन है, ऊपर भी इंसुलेशन है। जब चारों तरफ से इंसुलेशन होता है तो प्रोसेस कैसा होगा, एडियाबेटिक होगा ना। सो वी राइट हियर, as the system is insulated, as the system is insulated, we write here the process is adiabatic, the process is adiabatic, that means heat कितना होगा, 0। चलो एडियाबेटिक के लिए गवर्निंग इक्वेशन क्या था, what was governing equation of adiabatic, P into V raised to gamma is constant, ऐसा कुछ, P into V raised to gamma is constant, so we can write here P1 V1 raised to gamma equal to P2 V2 raised to gamma, so we can write here P2 by P1, P2 by P1 equal to V1 by V2 raised to gamma, सही का, P2 by P1 equal to V1 by V2 whole raised to gamma। अब आपका V2 कितना है, हाफ ऑफ द V1, वॉल्यूम क्या कर रहा है आपने, कॉम्प्रेस टू हाफ किया है, सो वी राइट हियर V2 equal to V1 by 2, V1 V1 कैंसल, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा, तो गामा का वैल्यू होता है, मैं बता देता हूं आपको, गामा को कहते हैं अपने रेशियो ऑफ सीपी एंड सीवी, राइट, सही का, गामा इज सीपी सीवी रेशियो। अगले चैप्टर में आप सीखोगे कि गामा का वैल्यू होता है 1+2/f, गामा का वैल्यू होता है 1+2/f, और हाइड्रोजन गैस के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, हाइड्रोजन के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 5 होता है। ये सब नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, पता नहीं इसमें क्यों दे दिया एक्सरसाइज में, 5 बोला ना मैंने, पीछे तो कोई 4 बोला, तो मैंने 4 लिख दिया, इट इज कितना हो जाएगा 7/5, दैट इज 1.4, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल आई फाइंड 2 पावर 1.4, व्हाट आई एम गेटिंग इज P2 by P1 इक्वल टू, ये 2 ऊपर आएगा, गामा का वैल्यू कितना है 1.4, हाउ विल आई फाइंड दिस वैल्यू, 2 पावर 1.4, लॉग लेना पड़ेगा आपको, 2 पावर 1.4 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लेना पड़ेगा, देन यू टू टेक एंटी लॉग, क्योंकि कैल्शियम में कोई मेथड नहीं जिससे आप 2 पावर 1.4 फाइंड करवाओ, देयर इज नो सच मेथड, राइट। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, चलो, सो आई कैन राइट हियर लॉग ऑफ P2 by P1 इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ पे लॉग लगाऊंगा 1.4 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.4 इंटू लॉग 2, 1.4 इंटू लॉग 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग 2, 0.3, लॉग टी का वैल्यू क्या होता है, लॉग 2 का वैल्यू 0.3010, मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 0.42, आगे कुछ है नंबर, 4214, चलो, इट इज 0.4214, ये किसका वैल्यू आया, लॉग का, नाउ टेक एंटी लॉग, सो यू कैन राइट हियर P2 by P1 इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ, क्या नंबर है वहां पे 0.4214, चलो रूल ऑफ एंटी लॉग, जो पॉइंट के पहले है वो कहा जाएगा 10 के पावर में, तो 10 पावर हो जाएगा 0, 4 2 का 1/4 में एंटी लॉग देख कितना है, 4 2 का 1/4 में एंटी लॉग कितना है, चेक करो तो, 4 2 का 1/4 में एंटी लॉग, मेरा लॉग टेबल यहाँ पे था, कोई चोरी करके ले गया, कितना एंटी लॉग देखो ना, 4 2 का 1/4 में, उसके पास है कोई बुक, खाली 2, गलत, 2.6, 2.6 के आगे, तू टेबल में देख कितना है,
पॉइंट नहीं होता है वो, इट इज 2630 ओनली, इट इज 2630, उसको हम ऐसे पॉइंट कट करके रखते हैं, 2.6 इंटू 10 पावर 0, 2.6 इंटू 10 पावर 0। चलो P1 कितना है, P1 का वैल्यू कितना है, तो स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है 1 बार। हंस क्या रहा है, तुझे डांट रहा तो हंस रहा है तू। स्टार्टिंग में प्रेशर कितना है 1 बार है। चलो फटाफट वैल्यू डाल दो, आंसर आ गया आपका, P1 का वैल्यू रख दो 1 बार, हेंस वी कैन राइट हियर P2 इक्वल टू 2.63 इंटू P1, P1 का वैल्यू है 1 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.63 बार। सही है आंसर, सही है आंसर। और द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एक सॉल्यूशन बुक के अंदर इसको आइसोथर्मल लेके सॉल्व कर दिया है, मैंने कल वो सॉल्यूशन देखा था इसलिए मैंने मुझे लगा यार ये तो एडियाबैटिक है। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, ये स्टेप समझ आया, ये स्टेप आया समझ में, लॉग एंटी लॉग कैसे करा है वो, ये समझ आया। लॉग एंटी लॉग अपने को 2 पावर 1.4 निकालना था, उसका कोई मेथड नहीं है, दोनों तरफ लॉग ले लिया, इधर हो गया लॉग P2 बाई P1, यहाँ पे लॉग लेते ही 1.4 आगे आएगा, लॉग 2 का वैल्यू होता है 0.3010, मल्टीप्लाई करने पे आया 0.4214। अब ये लॉग का वैल्यू आया तो इसका करेंगे वापस एंटी लॉग, एंटी लॉग में 0.0 है तो 10 पावर 0 होगा, एंड 4214 का एंटी लॉग टेबल में आता है 2.63। दैट्स द आंसर, राइट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहा है देखो, a changing state of the gas adiabatically, गैस का स्टेट चेंज हो रहा है adiabatically from an equilibrium state A to equilibrium state B। इसमें हमें वर्क करना पड़ा 22.3 जूल इज डन ऑन द सिस्टम, पॉजिटिव क्या नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट नाउ यू आर इन फिजिक्स, नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव होता है फिजिक्स में। इफ द गैस इज टेकन फ्रॉम स्टेट A to B via another process in which heat absorbed is 9.35 calorie, how much net work is done by the system in the latter case। अब सुनो ध्यान से, अपने पास दो स्टेट, एक A है और एक B है। पहला स्टेट जो हमने, पहला जो प्रोसेस हमने यूज करा A to B, वो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक के अंदर हीट ट्रांसफर क्या होता है, 0 होता है। एडियाबैटिक है मतलब इसका जो डेल्टा Q है, लेट मी राइट डेल्टा Q1, तो डेल्टा Q1 क्या होगा, 0 होगा क्योंकि एडियाबैटिक है। इसमें वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ, 22.3 जूल ऑन द सिस्टम, तो इसके अंदर जो आपका वर्क दिया डेल्टा W1 22.3 ऑन द सिस्टम दिया, मतलब नेगेटिव 22.3 जूल, राइट। अब हम एक और प्रोसेस यूज कर रहे हैं ए से बी जाने के लिए। अब इस प्रोसेस के अंदर आपको क्या कहा, हीट इज एब्जॉर्ब बाय सिस्टम 9.35 कैलोरी, हीट एब्जॉर्ब हुआ मतलब पॉजिटिव, तो इस प्रोसेस में डेल्टा Q2 दिया है अपने को, क्या दिया डेल्टा Q2 9.35, एब्जॉर्ब हुआ मतलब पॉजिटिव, कैलोरी को कन्वर्ट करो जूल में, कितना हो जाएगा 4.19 मल्टीप्लाई कर कितना आएगा ये, हाँ 39.17 जूल एब्जॉर्ब हुआ तो प्लस, ठीक है। हमें बताना है इस प्रोसेस के अंदर वर्क डन क्या होगा, बोलो क्या करेंगे, क्या करेंगे। एक पाथ में हीट 0 है, एडियाबैटिक है, उसका वर्क दे दिया है। दूसरे पाथ से जाना है, उधर आपको हीट दे दिया है, वर्क निकालना है आपको, बोलिए क्या सही होगा दोनों पाथ पे, दोनों पाथ पे क्या सही होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी कैसा होता है, स्टेट फंक्शन होता है कि नहीं, एज द इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन, वो पाथ पे डिपेंड करेगा ही नहीं। इसका मतलब जितना चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पाथ 1 पे है, उतना ही चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी पाथ 2 पे भी आएगा। लेट मी कॉल इट पाथ 1 एंड लेट मी कॉल इट पाथ 2 या प्रोसेस 2 कह दो। अब डेल्टा यू क्या होता है, Q माइनस डब्ल्यू, फिजिक्स में आप Q माइनस डब्ल्यू, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा Q1 माइनस डेल्टा W1, यहाँ पे डेल्टा Q2 माइनस डेल्टा W2। चलो पहले में डेल्टा Q1 क्या है 0, W क्या है माइनस 22.3, सेकंड में डेल्टा Q2 क्या है 39.17 माइनस डेल्टा W2, सॉल्व करो कितना आ रहा है डेल्टा W2 39.17 माइनस 22.3,
16 point plus के minus plus is work done on the gas या by the gas, by the gas. So this is work is done by the gas. समझ आया क्वेश्चन कैसे किया है? दोनों में खाली क्या सेम करना है, डेल्टा यू क्या होता है, Q माइनस W. क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ सबको? नेक्स्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Two cylinders A and B, they are of equal capacity and they are connected to each other via stopcock. A contains a gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly open. Answer the following. तो ऐसा आपको सिस्टम दिया है कि आपके पास दो इक्वल साइज के कंटेनर्स हैं, ठीक है. एक में आपने गैस भरा हुआ है, कितना टेम्परेचर प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर दैट इज 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर दैट इज 1 बार. ये इवैक्यूएटेड है, मतलब इधर प्रेशर क्या है, 0 बार है क्योंकि वैक्यूम है. इन दोनों को हमने कनेक्ट करा है बाय स्टॉपकॉक लाइक दिस. अभी वाल्व है यहाँ पे और पूरा सिस्टम जो है वो चारों तरफ से आपको दिया है इंसुलेटेड, मतलब कोई भी हीट ट्रांसफर अंदर बाहर होने वाला नहीं है. चारों तरफ आपने इंसुलेशन किया हुआ है इस तरह से, तो कोई भी हीट इधर उधर जाने वाला नहीं है. अब हमने क्या करा, सडनली इस नोजल को हमने ओपन कर दिया. जैसे ही नोजल को ओपन करेंगे व्हाट विल हैपन, द गैस विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग, है ना. गैस इस तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं, कब तक जाएगा, जब तक दोनों तरफ क्या सेम ना हो जाए, प्रेशर सेम ना हो जाए. सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन ए एंड बी. तो दोनों तरफ प्रेशर कैसा हो जाएगा, सेम. सेम मतलब कितना, आधा आधा, 0.5 क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया. वॉल्यूम क्या हो गया, डबल हो गया, हुआ कि नहीं. तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा दोनों में. और क्या बोला, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस. तो टेल मी, जब गैस एक्सपांड हुआ इसके अंदर, ओके, द गैस एक्सपांड इन वैक्यूम, द गैस एक्सपांड इन वैक्यूम, सुनना ध्यान से. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू डेल्टा वी, है ना फॉर्मूला, वर्क डन इज P डेल्टा वी. वैक्यूम में प्रेशर क्या है, 0. वैक्यूम में प्रेशर क्या है, 0 है. तो ये प्रेशर अगर 0 है वैक्यूम का, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा. पूरा सिस्टम इंसुलेटेड है, मतलब हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, 0 होगा, है कि नहीं. हीट ट्रांसफर भी क्या होगा, 0 होगा. तो W 0 है, Q 0 है, तो डेल्टा U क्या होगा, 0 ही होगा ना. डेल्टा U क्या होता है, Q माइनस W. ना Q है ना W है, तो डेल्टा U भी क्या होगा, 0 होगा. जा ओम पाल एक काम कर, घर पे जा आराम से बात कर, बाहर बैठ के किसी के साथ. तो Q इक्वल टू क्या आ गया, 0. W भी क्या है, 0 है. अब पहला आंसर लिख देते हैं पहले, व्हाट इज द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस. वी कैन राइट हियर, इतना पतला हो गया ये. सो वी राइट हियर फर्स्ट आंसर, फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, P/2 दैट इज इक्वल टू 0.5 बार. सही है. तो प्रेशर बिकम 5 बार. क्यों प्रेशर 5 बार हुआ, एज द टोटल वॉल्यूम बिकम डबल, एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड. तो प्रेशर क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा. सेकंड में पूछा व्हाट इज डेल्टा यू. सो डेल्टा यू क्या होता है, Q माइनस W, दोनों ही 0 है, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, 0. थर्ड में क्या पूछा, व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, व्हाट इज चेंज इन टेम्परेचर, नो चेंज इन टेम्परेचर. व्हाई, बिकॉज डेल्टा यू क्या है, 0 है. एंड डेल्टा यू क्या होता है, CV इंटू डेल्टा टी. तो डेल्टा यू अगर 0 है तो टेम्परेचर चेंज भी क्या होगा, 0 होगा. तो चेंज इन टेम्परेचर इज 0 एज, अब फाइनल टेम्परेचर चेंज इन डेल्टा यू इज डेल्टा टी इक्वल टू 0 एज द डेल्टा यू इक्वल टू 0. तो टेम्परेचर चेंज होने वाला नहीं है. लास्ट वन, डू द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ सिस्टम lie on PVD surface, do the intermediate state of the system before settling to the final equilibrium state lie on a PVD surface, no.
व्हाई नो? बिकॉज ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि आपने सडनली स्टॉप कॉक को ओपन किया है, तो ये प्रोसेस तुरंत ही गैस एक्सपांड हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। जब भी प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं होता है तब आपके एग्जैक्टली सारे पॉइंट ग्राफ के साथ मैच होने वाले नहीं है। अगर प्रोसेस क्वासी-स्टैटिक है, डिसिपेटिव फोर्सेस नहीं है, तभी वो एग्जैक्टली कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है। तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, मतलब इसका आंसर होगा लास्ट वाले का, द इंटरमीडिएट स्टेट डू नॉट लाई ऑन पीवीडी सरफेस। इंटरमीडिएट स्टेट्स डू नॉट लाई ऑन PVT surface as it is irreversible process। ठीक है, क्या हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये। A heater supplies heat to the system at a rate of 100 watt। तो सिस्टम को हीट मिला, कितना हीट मिला? 100 watt। हीट मतलब डेल्टा क्यू, मिला है मतलब प्लस 100 watt। इफ द सिस्टम परफॉर्म वर्क, सिस्टम ने वर्क किया 75 जूल पर सेकंड, मतलब 75 watt। सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया था, पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया कितना? 75 watt, पॉजिटिव। आपको बताना है एट व्हाट रेट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ इंक्रीजिंग, डेल्टा यू क्या होगा? तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू क्या होता है? व्हाट इज डेल्टा यू? क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू कितना है? 100, डब्ल्यू कितना है? 75। योर आंसर इज 25 वॉट, दैट इज 25 जूल पर सेकंड। ऐसे भी सवाल आ जाता है कभी कभी पेपर में। इतना हीट एब्जॉर्ब किया सिस्टम ने, इतना सिस्टम ने वर्क किया, तो डेल्टा यू क्या होता है? क्यू माइनस डब्ल्यू, दैट्स द आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ग्राफ के बेस्ड आई गेस कुछ। हाँ, ओके लेट्स सी। चलो क्या कहा है देखो, क्या डायग्राम दिया है? पीवी। ठीक है, क्या फाइंड करना है वो देखो, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन। व्हाट इज वर्क डन? एरिया अंडर दी पीवी डायग्राम। ठीक है, गैस फ्रॉम डी टू ई टू एफ, डी टू ई, ई टू एफ, वापस नहीं आना है क्या? टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे हम इसके अंदर। तो लेट्स फाइंड द टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर द पीवी डायग्राम। सो वी राइट हियर टोटल वर्क डन W इक्वल टू एरिया अंडर पीवी डायग्राम। ठीक है, चलो कितना एरिया बनेगा? ट्रायंगल दिख रहा है, हाफ इंटू बेस क्या है? EF, हाइट क्या है? DF। चेक करो, EF क्या है? 5 माइनस 2, 3 मीटर क्यूब, एंड DF क्या है? 600 माइनस 300, दैट इज 300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना आंसर बना आपका? 450। सारे ऐसा यूनिट है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 450 जूल। सो वर्क डन बाय द गैस इज 450 जूल। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है आपका थर्मोडायनेमिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अगले क्लास में नया चैप्टर करेंगे शुरू, 8 ही क्वेश्चन है इसमें।